ईरान और अमेरिका के तनाव से जुड़ी डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। क्या कहा है बताते हैं आपको। दरअसल ईरान में 800 लोगों की फांसी रुक गई, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और ये कहा कि भाई मुझे अच्छा लगा ईरान ने फांसी रोक दी है। ट्रंप की धमकी का इसका बड़ा असर दिखा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक थैंक यू तक कहा है। लेकिन आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि ईरान ने जिस तरह से 800 लोगों की फांसी पर लगाम लगाई है, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ये उनकी तरफ से दी गई धमकी का ही नतीजा है और ईरान बैकफुट पर आ गया। क्या वाकई में ऐसा है? क्या यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये कहा जाए बाजी मारते हुए नजर आते हैं और ईरान यहाँ पर पीछे नजर आता है? ये बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। तो ये कहा जाए सलमान की कोशिशें खामनेई के काम आ गई। सऊदी क्राइम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक फोन कॉल और मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट अचानक से थम गई। ट्रंप की धमकियां हवाई साबित हो गई। तो क्या ईरान को धमकाने वाला अमेरिका बैकफुट पर आ गया? और क्या ईरान का अड़ियल रवैया आखिरकार काम कर गया? सच ये है कि अमेरिका समझ गया है कि ईरान को अगर डराया जा सकता है लेकिन झुकाया नहीं जा सकता। एक फोन कॉल ने युद्ध टाल दिया और दुनिया ने देख लिया कि इस बार सुपर पावर की नहीं बल्कि जिद की जीत हुई है। China will take over Greenland and we're not है ट्रंप, बस झुकाने वाला होना चाहिए। टूटता है घमंड, बस वक्त का इंतजार होना चाहिए। सुपर पावर की आकड़ भी एक दिन कम होती है, बस सामने वाला हौसला, जज्बा और जुनून दिखाने वाला होना चाहिए। दुनिया को धमकाने वाला अमेरिका आज ईरान को धमकाते धमकाते खुद ही शांत की रट लगाने लगा। जो ट्रंप दुनिया की नहीं सुनते, जो कहते हैं जो दिल कहे वही सही, आज वही ट्रंप ईरान के सामने अपने सुर बदलते नजर आ रहे हैं। ईरान ने फिर साबित कर दिया, ईरान पर हमला किया जा सकता है। ईरान बमबारी झेल सकता है, ईरान के शहर उजड़ सकते हैं, लेकिन ईरान के हौसले और जुनून को कोई बम, कोई धमकी कम नहीं कर सकती, क्योंकि ईरान जानता है उसकी अंदरूनी लड़ाई का फैसला वाशिंगटन में नहीं, तेहरान की गलियों में होगा। बाहरी दखलंदाजी यहाँ बर्दाश्त कतई नहीं होगी। आज वही हुआ जिसकी आशंका थी। ईरान पर अमेरिका की धमकियां काफूर हो गई। ईरान में तख्ता पलट का सपना चूर चूर हो गया। खामनेई को दी गई घुड़कियां बेमतलब साबित हुई, क्योंकि न खामनेई झुकने वाले हैं और न ही ईरान की सेना सरेंडर करने वाली है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के मंसूबे मिट्टी में मिल गए। अब जरा गौर कीजिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है। जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक ईरान को धमकी दे रहे थे, वही ट्रंप ईरान के नेतृत्व को धन्यवाद कह रहे हैं।
जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का रुख ईरान के प्रति नरम पड़ता साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। ट्रंप ने दावा किया कि तेहरान ने राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिए गए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की फांसी की सजा रद्द कर दी है। और यही नहीं, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर खुद पोस्ट डालकर ईरान के नेतृत्व का धन्यवाद किया। ट्रंप ने लिखा, ईरान के नेतृत्व की तरफ से कल होने वाले सभी 800 से ज्यादा निर्धारित फांसियों को रद्द किए जाने के लिए मैं बहुत सम्मान व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। यानी जिस ईरान को कल तक धमकाया जा रहा था, आज उसी ईरान को अमेरिका का राष्ट्रपति सलाम ठोक रहा है। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक मानवीय बयान है या फिर अमेरिका की मजबूरी का इशारा है? हकीकत ये है कि अमेरिका समझ चुका है, ईरान कोई इराक नहीं है, कोई लीबिया नहीं, कोई अफगानिस्तान भी नहीं। ईरान से टकराव का मतलब है होर्मुज जलडमरू मध्य खतरे में, दुनिया की 20% तेल सप्लाई दांव पर होगी। खाड़ी देशों के अमेरिका बेस निशाने पर होंगे और पूरा मिडल ईस्ट आग की चपेट में होगा। अमेरिका की ताकत बड़ी है, लेकिन नुकसान सीमित नहीं रहेगा। यही वजह है कि धमकियों के बाद अब नरमी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अटैक की भाषा अब थैंक यू में बदल गई है। लेकिन ये सच्चाई भी उतनी ही कड़वी है कि ईरान को दबाव से नहीं झुकाया जा सकता। अगर ईरान में बदलाव आएगा तो बमों से नहीं आएगा, धमकियों से नहीं आएगा। वो बदलाव ईरान की जनता के भीतर से आएगा, जैसे 1979 में आया था। आज फिर साबित हो गया कि सुपर पावर की अकड़ हमेशा नहीं चलती, धमकियां हमेशा काम नहीं करती और जज्बे से खड़ा देश कभी घुटनों पर नहीं आता। ईरान को धमकाया जा सकता है, ईरान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि आज ट्रंप झुके हैं और दुनिया बस देख रही है। दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने ईरान संकट की दिशा को थोड़ा बदल दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान में हत्याओं की घटनाओं में अब कमी आ रही है। इसके बाद अमेरिका की तरफ से ईरान पर प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई की संभावना कम होती दिखाई देने लगी। हालांकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तैनाती अब भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है, जो हालात को बेहद नाजुक बनाए हुए है। पर्दे के पीछे खाड़ी देशों की हलचल तेज हो चुकी है। वाशिंगटन के करीबी सहयोगी अब खुलकर युद्ध रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एक खाड़ी अधिकारी के मुताबिक सऊदी अरब और कतर दोनों ने अमेरिकी अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसके गंभीर नतीजे पूरे मिडिल ईस्ट को झकझोर देंगे और इसका सीधा नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ेगा। यानी जो देश अमेरिकी सुरक्षा छाते के नीचे हैं, वही अब अमेरिका को संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं। इजराइल भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिंतित है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया ईरान पर केंद्रित बातचीत के लिए वाशिंगटन पहुंचे। इससे साफ है कि ईरान को लेकर अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के बीच गहन मंथन चल रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस का रुख अभी पूरी तरह नरम नहीं है। एक दिन पहले व्हाइट हाउस ने बयान दिया कि ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने तेहरान को चेतावनी दी थी, अगर और खून खराबा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। यानी धमकी और कूटनीति दोनों साथ साथ चल रही है। अब जरा ईरान के हालात को समझिए। ईरान में 28 दिसंबर को आर्थिक दिक्कतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। धीरे धीरे ये प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए और धार्मिक शासन के अंत की मांग खुले तौर पर उठने लगी। पिछले हफ्ते ये आंदोलन और ज्यादा हिंसक हो गए। विपक्षी समूह और एक ईरानी अधिकारी के मुताबिक 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ये ईरान की सबसे भीषण घरेलू अशांति है। इन झड़पों में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही वजह है कि अमेरिका दुविधा में है। एक तरफ मानवाधिकार का दबाव, दूसरी तरफ क्षेत्रीय युद्ध का डर और इसी संतुलन के बीच ईरान संकट अब भी एक चिंगारी भर दूर है, एक बड़े विस्फोट से। सवाल यही है, क्या कूटनीति भारी पड़ेगी या मिडिल ईस्ट एक और युद्ध की ओर बढ़ रहा है? फिलहाल दुनिया की नजर तेहरान और वाशिंगटन दोनों पर टिकी हुई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब अगली बड़ी खबर आक्रमण की, ईरान और अमेरिका के बीच की बढ़ती तल्खी की। जी हां, बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। सीधे ट्रंप को वार्निंग दी, ईरान पर कार्रवाई की कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बात स्पष्ट कहा जा चुका है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बड़े अपराधी, ये खामनेई की तरफ से कहा गया। ईरान में हिंसा और नुकसान के आरोपी है डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि ईरान में जिस तरह से तनाव बढ़ा उसके लिए सीधे खामनेई ने दोषी करार दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। आयतुल्लाह अली खामनेई की ट्रंप को ये सीधे बड़ी वार्निंग है, ईरान पर कार्रवाई की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें, जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में यहाँ पर ईरान में हिंसा भड़की, उसके लिए ईरान सीधे दोषी ठहरा रहा है अमेरिका। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, ठिकाने उड़ाए, खुली सैन्य धमकी दी, लेकिन ईरान अब भी झुका नहीं है। कमजोर अर्थव्यवस्था, आंतरिक असंतोष और सीमित सैन्य ताकत, इन सब के बावजूद तेहरान अमेरिकी दबाव के सामने डटा हुआ है। सवाल ये कि जब अमेरिका हमला कर सकता है तो फिर ईरान को झुकना इतना मुश्किल क्यों है? यही कहानी इस जटिल टकराव के पीछे छिपी है। दुनिया अक्सर ईरान को सिर्फ एक तेल उत्पादक देश के तौर पर देखती है जो अमेरिकी प्रतिबंधों से जकड़ा हुआ है। एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था संकट में है, जहां महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर ईरान इतना कमजोर है तो सवाल उठता है, फिर अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी ताकतों के दशकों के दबाव के बावजूद ईरान टूटा क्यों नहीं? आखिर क्यों ईरान ने अपनी कमजोरियों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया? ईरान और अमेरिका की दुश्मनी कोई नई नहीं है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने अमेरिका समर्थित शाह को सत्ता से हटाया और खुद को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित किया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान को एक खतरे के रूप में देखना शुरू किया, एक ऐसा देश जो पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देता है, जो इजराइल को नहीं मानता और जो मिडिल ईस्ट में अपनी अलग ताकत बनाना चाहता है। तभी से प्रतिबंध, साजिशें, साइबर हमले, वैज्ञानिकों की हत्याएं और गुप्त ऑपरेशन ईरान की हकीकत बन गए। अमेरिका ने ईरान को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, आर्थिक प्रतिबंध, तेल निर्यात पर रोक, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से बाहर करना, विदेशी कंपनियों को ईरान से दूर रहने की धमकी। और नतीजा हुआ, महंगाई 40 से 50% तक बढ़ गई, ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत गिर गई, युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी। लेकिन यही एक दिलचस्प मोड़ आया। ईरान ने धीरे धीरे प्रतिबंधों के साथ जीने की रणनीति विकसित कर ली, घरेलू उत्पादन बढ़ाया, बाजार और बैकडोर ट्रेडिंग नेटवर्क बनाए, चीन, रूस और क्षेत्रीय देशों से वैकल्पिक रिश्ते मजबूत किए।
इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के भीतर हालात आसान नहीं है। महिलाओं को हिजाब न पहनने पर सजा, छात्राओं की गिरफ्तारी, प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी ईरानी शासन की एक कड़वी सच्चाई है। महसा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि ईरान की जनता बदलाव चाहती है। लेकिन एक अहम बात समझनी होगी, ईरानी जनता और विदेशी दबाव के बीच फर्क है। बहुत से ईरानी लोग सरकार से नाराज हैं, लेकिन अमेरिका या इजराइल के हस्तक्षेप को वो उससे भी बड़ा खतरा मानते हैं। यही वजह है कि बड़े विरोधों के बावजूद देश पूरी तरह से नहीं टूटा। ईरान जानता है कि वो अमेरिका से सीधे युद्ध में नहीं जीत सकता, इसलिए उसने अलग रास्ता चुना, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी सीधे टकराव की बजाय छोटे लेकिन असरदार वार। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती, इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया, ये सब ईरान के प्रॉक्सी हैं। ईरान खुद कम लड़ता है, लेकिन अपने प्रभाव से पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली या ऊर्जा का सवाल नहीं है, ये एक राजनीतिक और रणनीतिक ढाल है। ईरान जानता है कि अगर वो पूरी तरह से परमाणु हथियार बना लेता है तो हमला तय है, और अगर बिल्कुल छोड़ देता है तो दबाव और बढ़ेगा। इसलिए वो एक खतरनाक लेकिन चालाक खेल खेलता है, परमाणु क्षमता के करीब लेकिन उससे एक कदम पीछे। यही अनिश्चितता अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह हमला करने से रोकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई को धमकी दी, परमाणु समझौते से बाहर निकल गए, दबाव को मैक्सिमम प्रेशर कहा। लेकिन ईरान ने ना तो सरेंडर किया और ना ही नीति बदली। क्यों? क्योंकि ईरानी नेतृत्व मानता है कि झुकने का मतलब है शासन का अंत। ईरान इसलिए नहीं झुकता क्योंकि उसने दर्द सहना सीख लिया है, उसने अलग थलग रहकर जीने की आदत बना ली है, उसने कमजोरियों को रणनीति में बदल दिया है, और सबसे अहम, वो खुद को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक वैचारिक विरोध मानता है। ईरान पर दबाव जितना बढ़ता है उसकी जिद उतनी ही मजबूत होती जाती है, और यही वजह है कि दुनिया का ये कमजोर सा दिखने वाला देश आज भी सबसे जटिल भू राजनीतिक पहेलियों में से एक बना हुआ है। और आइए बात कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की, आक्रमण की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। अमेरिका दौरे पर मोसाद चीफ। अमेरिका के दौरे पर है मोसाद के चीफ, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है क्या इजराइल और गाजा के बीच को लेकर? क्योंकि जानकारी ये है कि अमेरिका पहुंचे हैं मोसाद चीफ, विशेष दूत विटकॉफ से उनकी मुलाकात हुई है और बैठक में ईरान को लेकर भी बातचीत की गई है, सैन्य अभियान पर भी वार्ता संभव है, नए ऑपरेशन को लेकर रणनीति पर चर्चा है। दरअसल जिस तरह से ईरान में तनाव है, ईरान और अमेरिका के बीच की तल्खी, तो इसी चीज को लेकर देखा गया किस तरह से इजराइल में भी बड़ी हलचल नजर आ रही थी। और इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मोसाद चीफ का अमेरिका जाना बहुत बड़े संकेत देता है। आने वाले वक्त की तमाम तैयारियां और रणनीतियों पर चर्चा की गई। देखिए, आज की दुनिया में ईरान उन गिने चुने देशों में शामिल है जो अमेरिका को आंख में आंख डालकर उसकी धमकियों को खारिज करने की हिम्मत रखता है। और हैरानी की बात तो यह है कि ईरान के पास ना तो अमेरिका जैसी सैन्य ताकत है, ना ही इजराइल जैसी हाई टेक वॉर मशीन। असल में ये टकराव कमजोर बनाम ताकतवर का नहीं बल्कि दो जिद्दियों के बीच के खेल का है, जहां हर कदम के साथ पूरा मिडिल ईस्ट दांव पर लग जाता है।
पिछले साल जून में हुए 12 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान को बहुत बड़ा झटका दिया। ईरान के कई शीर्ष सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। यहाँ तक कि सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को भी खुली धमकी दी गई। लेकिन एक सवाल रह गया, अगर सब मारे जा सकते थे तो खामेनेई क्यों नहीं? इसका जवाब है IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ईरान के भीतर एक सेना से ज्यादा एक छाया सत्ता है। खामेनेई इस वक्त कई लेयर की सुरक्षा में है। उनकी लोकेशन लगातार बदली जा रही है। संचार बेहद सीमित है और सुरक्षा पूरी तरह IRGC के भरोसे है। ये कोई वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन नहीं है जहां कुछ गार्ड हटाओ और सत्ता गिरा दो। यहाँ गलती की कीमत पूरा मिडिल ईस्ट चुका सकता है। कागजों पर देखें तो अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। लेकिन युद्ध सिर्फ सैनिकों से नहीं जीता जाता, भूगोल और राजनीति भी हथियार होते हैं। सऊदी अरब खुलकर अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि ईरान पर सीधा हमला ना किया जाए। कतर और ओमान अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत में लगे हैं। बहरीन और कुवैत भी जानते हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो सबसे पहले निशाने पर वही देश आएंगे जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने की मेजबानी कर रहे हैं। खाड़ी के देश समझते हैं कि ईरान पर हमला उनके लिए आत्मघाती कदम हो सकता है। मान लीजिए अमेरिका हमला करता है और किसी तरह खामेनेई सत्ता से हट जाते हैं, तो अगला सवाल है ईरान को संभालेगा कौन? डोनाल्ड ट्रंप खुद मान चुके हैं कि निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के पास ईरान के अंदर कोई मजबूत जमीनी समर्थन नहीं है। ईरान 9 करोड़ की आबादी वाला देश है जहां हथियारबंद मिलिशिया, IRGC और कट्टरपंथी नेटवर्क हर कोने में मौजूद है। अगर सत्ता में खालीपन पैदा हुआ तो ईरान इराक, सीरिया या अफगानिस्तान जैसी अराजकता में जा सकता है और अमेरिका इस जोखिम को अच्छी तरह जानता है। ईरान इसलिए नहीं झुकता क्योंकि उसे भरोसा है कि हमला करना अमेरिका के लिए आसान नहीं है, और अमेरिका इसलिए रुकता है क्योंकि ईरान को तोड़ा तो पूरा मिडिल ईस्ट हाथ से निकल सकता है। और यही वजह है कि धमकियां चलती रहती हैं, हमले सीमित रहते हैं और युद्ध अब भी टला हुआ है, क्योंकि इस टकराव में जीत किसी की नहीं लेकिन नुकसान सबका तय है। ईरान को लेकर अमेरिका की रणनीति आज खुद अमेरिका के लिए सबसे बड़ी उलझन बन चुकी है। कभी धमकी, कभी नरमी, कभी बयान से पलटी, कभी युद्ध की तैयारी। सवाल ये नहीं कि अमेरिका हमला कर सकता है या नहीं, सवाल ये है कि अगर हमला किया तो कीमत कौन चुकाएगा। हाल ही में अमेरिका ने दावा किया कि ईरान में 12,000 लोग मारे गए, लेकिन कुछ ही वक्त बाद खुद ही बयान से पीछे हट गया।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन उसी समय पेंटागन ने यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया। यानी एक तरफ मानवीय चिंता का बयान तो दूसरी तरफ युद्ध की पूरी तैयारी। ट्रंप ने 16 जनवरी तक ईरान पर हमला टाल दिया है, लेकिन साफ शब्दों में कहा है कि फैसला स्थायी नहीं है। असल में अमेरिका 3 बड़े फैक्टर्स के बीच फंसा हुआ है: तेल, इजराइल की सुरक्षा और मिडिल ईस्ट में स्थिरता। ईरान ने भी बिना किसी घुमाव के सीधे चेतावनी दे दी है कि किसी भी हमले का तुरंत और कड़ा जवाब मिलेगा। ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, जो इराक, सीरिया, कतर के अल उदैद एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। इसके अलावा ईरान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बाधित करने की क्षमता भी है, वही रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। और अगर ये रास्ता रुका तो असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ईरान अकेले नहीं लड़ेगा, उसके पास शिया मिलिशिया, हिजबुल्ला और यमन के हुती विद्रोही, ये वो प्रॉक्सी गुट हैं जो सीधे ईरान की बजाय अमेरिका और इजरायली हितों पर हमला कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिकी नौसेना ईरान से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इस टकराव में नुकसान सीमित रहेगा, ये मान लेना सबसे बड़ी भूल होगी। एक बात बिल्कुल साफ है, ईरान का शासन किसी सहानुभूति का हकदार नहीं है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ईरान अमेरिका के दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ईरान में बदलाव आया तो वो बाहर से नहीं, ईरानी जनता के भीतर से ही आएगा, ठीक वैसे ही जैसे 1979 की क्रांति में हुआ था। ईरान को बमबारी से नहीं बदला जा सकता, उसे बदला जा सकता है तो सिर्फ अंदरूनी बदलाव से, क्योंकि ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। उसे बदलना है तो बदलाव अंदर से ही आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। यूक्रेन के ड्रोन रूस की रातों को कयामत का मंजर बना रखे हैं। अंधेरे में सायरन, आसमान में धमाके और जमीन पर आग। रूस के शहरों पर यूक्रेन की बारूदी बौछार से कोहराम मचा हुआ है। रिहायशी इलाके निशाने पर हैं, एयर डिफेंस अलर्ट पर है और हर ड्रोन के साथ डर और तबाही बढ़ रही है। रूस की नींद उड़ चुकी है। जंग अब शहरों के बीच लड़ी जा रही है।